जयपुर कहने को तो यह एक पिंक सिटी है। कई राजाओं महाराजाओं की कहानियां इस जयपुर शहर में प्रसिद्ध है। पर आज हम जानेंगे जयपुर शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ छोटा शहर सारंगगढ़। सारंगगढ़ में भी छुपी है कई रिश्तों की अनसुलझी कहानियां। सारंगगढ़ की हवेली की बावड़ी में आज भी कई लोग जाने से डरते हैं। आज भी उस बावड़ी में शैतान की हुकूमत है। जिस भी इंसान के ऊपर उस शैतान का काला साया पड़ा, वो इंसान अपनी जिंदगी से हार गया। इश्क अधूरा है इंतजार के बिना। इश्क अधूरा है इंतजार के बिना। ये साखाल अधूरा है इस तलवार के बिना। राघव, लग जाओ सेवा में। पकड़ बे, ये ले। रमन मुंह धुलवा। भैया आ गया। क्या खड़ा है, सिगरेट दे। क्यों रास्ता रोका है, जाने दो ना यार। चालान काटे बिना कैसे जाओगे बबुआ? भैया यहाँ तो कोई टोल टैक्स भी नहीं है यार, फिर काहे का चालान काट रहे हो यार? ये इतना बड़ा टोल टैक्स नहीं दिख रहा है क्या? रमन राघव, उतार तो जरा इसको, टोल टैक्स दिखाते हैं। चल बे साले, तू देखो टोल टैक्स दिखाते हैं। अरे भैया जाने दो, गरीब आदमी हूँ भैया। स्टैंड है गाड़ी का। अरे भैया सुनो यार। अरे भैया कुछ नहीं है मेरे पास भैया। आप दिखा रहे तुझे टोल टैक्स? दिख गया मेरे को। अब कटेगी तेरी टिकट। बोल कितने की काटू तेरी टिकट? मेरे पास कुछ नहीं, मेरे को जाने दो। तेरे पास तो कुछ नहीं है, पर मेरे रमन राघव सब कुछ निकाल लेंगे। रमन राघव, इस जेंटलमैन की तलाशी लो तो देखो कितने की टिकट बनती है। मालिक पर्स भरा हुआ दिख रहा है। ये बोल रहा था कुछ नहीं है मेरे पास। मालिक फोन भी है इसके पास, OnePlus। अपने माँ बाप से झूठ बोलता है। रमन राघव, इसको जरा खुराक खिला के भेजना।
और विशाल कैसा है? फोन लगाता ही नहीं है, भूल गया क्या? हाँ थोड़ा सा तेरे से कोई काम भी था। मैं बोल रहा था, अरे मेरा भैया ना, बड़े भैया, उनकी जॉब लग गई है, तो मैं सोच रहा था को पार्टी वार्टी दे दूं। हाँ साथ में रॉबिन नहीं आ पाया, रॉबिन को ले जाते हैं, उसको कुछ काम वाम होगा, अपन दो ही लोग बहुत हैं। हाँ तो कॉलेज का बंक कर देंगे। कॉलेज का क्या है, अपन कॉलेज जल्दी जाते ही कहाँ है। हाँ लेक्चर वगैरह सब होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपन दोनों चलेंगे तो अपन चलेंगे सारंगगढ़, सोच रहा वहाँ पार्टी दे दो तेरे को, अच्छा रहेगा, एंजॉय थोड़ा हो जाएगा। हाँ अपन दो ही लोग हैं। हाँ मज़ा क्यों नहीं आएगा, मज़ा आएगा ना, क्यों नहीं आएगा पार्टी, मज़ा क्यों नहीं आएगा। सारंगगढ़ मिलेंगे अपन। हाँ है ना, चलना किससे, ऐसा अपना बाइक है ना, बाइक चलेंगे, मेरी बाइक है। हाँ मेरी बाइक चलेंगे, बस कोई दिक्कत नहीं। सुबह मिलना मेरे को, है ना, ठीक है। ठीक है। अरे सामने कोई पुरानी हवेली दिख रही है। हाँ यही। विशाल क्या करें, पहले हवेली घुमाते हैं, पार्टी बाद में करते हैं। कौन है ये? मुझे क्या पता, कौन हो आप? बावड़ी में मत जाना, बावड़ी में भूत है। अरुण, मुझे याद आ रहा है, इन्हें पहले भी कभी देख चुका हूँ मैं। तूने कब देख लिया इन्हें? बावड़ी और हवेली पहली बार आ रहा मैंने है। बचपन में देखा है, ऐसा लग रहा है मुझे। हो ना हो, इस बावड़ी को भी मैंने देखी हुई है और इन्हें भी कहीं देखा हुआ है। बावड़ी से क्या डरना, चल अपने देखाते हैं, इनकी क्या सुनना। दोनों मरोगे, कोई नहीं बचेगा। अरुण, डेफिनेटली यहाँ आ चुका हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। तू आया होगा, मैं तो पहली बार आया हूँ। ये देख, ये जगह मैंने देखी हुई है। अरुण, ये वही बावड़ी है।
मैं यहाँ आ चुका हूँ। एक ही सपना जो मैंने बार बार देखा था, एक ही सपना, वो इसी जगह का है अरुण। तभी मैं जयपुर ना जा पाया और मेरे पैर मुझे यहाँ खींच कर ले आए। अरुण तूने सही कहा था, यहाँ नहीं आना था, बड़ी मनुष्य जगह लग रही है मुझे। चलो चलो यहाँ से। चलो चलो जल्दी निकलो यहाँ से। इस हवेली और बावड़ी ने पार्टी करने का पूरा मूड ऑफ कर दिया। अरे यार आज तो सन इतना पकाया, तो देखा लेक्चर था कि तूने पूछे मत मेरे। नहीं आया ना, मजा नहीं आया। वो देखा, पता नहीं क्या पढ़ा रहे थे, अल्फा बीटा गामा, पता नहीं समझ नहीं वाला कुछ। क्यों यार विशाल, मजा नहीं आया ना? पर इतना पकाओ लेक्चर था तो क्या बताओ यार। अरे कुछ तो बोल। तुम कॉलेज के चैप्टर में उलझे हुए हो और मैं मेरी लाइफ के चैप्टर में उलझा हूँ। अब तुझे और क्या हुआ? वही सपनों में उलझा पड़ा है। अरे यार विशाल, मुझे केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए थे, मिल जाएंगे क्या? चल ठीक है, मैं तेरे को बाद में मिलता हूँ फ्री होके। ओके। अरे यार बहुत धूप लग रही है, कहीं छाँव में चलते हैं। तुम लोग कॉलेज की पढ़ाई में उलझे हुए हो और मैं मेरे सपनों में उलझा हुआ पड़ा हूँ। क्या हुआ इसको? वही एक सपना से जो बार बार परेशान कर रहा और ये मुझे परेशान कर रहा है। अब क्या हुआ यार, बता तू मेरे को। अरे यार तुम लोग मुझे समझ ही नहीं पा रहे हो। तुम्हें पता नहीं मुझे एक सपना कितना परेशान कर रहा है। रोबिन, तुम जानते हो वो उस सपने में जो धुंधला चेहरा मुझे नजर आता है, उससे मेरा कहीं ना कहीं रिश्ता जुड़ा हुआ है और मैं उसको लेकर बहुत प्रॉब्लम में हूँ। अरुण, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सपनों में आके मुझे वो बुला रहा है। वही धुंधला चेहरा जो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो मेरे से क्या मदद मांग रहा है। रोबिन, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे इस चीज से छुटकारा मिल जाए? क्या है ये सपनों की गुत्थी सुलझ ही नहीं रही है। रोबिन, ऐसा लगता है कि वो सपने वाला शख्स मेरे रिलेशन में है। मैं सपने वाले शख्स की मदद ही नहीं कर पा रहा हूँ। अरे यार विशाल, मैं चाहता हूँ तेरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर दूँ, पर मैं कुछ नहीं कर सकता यार तेरे लिए। अब मुझे मेरे गांव ही जाना पड़ेगा। वहीं मेरा दोस्त है अजय, मेरा क्लासमेट, उससे ही मदद मांगनी पड़ेगी। मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी सारंगगढ़ चला जाऊँ और अजय से मिल लूँ। शायद वहीं मेरी बुद्धि का हाल मिल जाए। मैं तुझे कितनी बार बोल रहा कि चल मेरे विलायती बाबा के पास। तुझे विश्वास नहीं मुझ पर? इतनी दूर जाएगा सारंगगढ़ अपने बचपन के दोस्त अजय से मिलने? या कॉलेज के दोस्त पास में हो, तू उनकी नहीं सुन रहा? तेरे को चलना पड़ेगा मेरे विलायती बाबा के पास, एक बार तो ट्राई कर। ठीक है चलते हैं, थोड़ा मेरा भी परेशानियों का निराकरण हो जाएगा और तू भी खुश हो जाएगा। ठीक है चलो कल मिलते हैं, है ना? बाय बाय। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली, आपका क्या होगा? आपका तो लगता है बस यही सपना, राम नाम जपना पराया माल अपना। गुरुजी, मुर्गा आ रहा, मुर्गा। अरे चिकन और मटन वाले को शाम को बुलाया है। अरे गुरुजी, चिकन खाने वाला नहीं, माल आ रहा, माल। मुर्गा देख लो जरा। गुरुजी लगता है पार्टी बड़ी है, अच्छे से लपेट लेना। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बाबा। हम सारंगगढ़ से आए हुए हैं। ये मेरा दोस्त है विशाल। इनकी समस्या का आप निराकरण कीजिए। हम चेहरा देखकर समस्या समझ जाते हैं, जरूर निदान मिलेगा तुम्हारी समस्या का। चलो मंजन बाबा, इनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं।
बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे रोज एक ही सपना बार बार आया करता है। मैं सपने से बहुत परेशान हूँ। जब मैं बादल बन जाऊं तुम भी बारिश बन जाना, जो कम पड़ जाए सांसें तुम मेरा दिल बन जाना। मंजन बाबा, भक्त का फोन है, 4 बजे का टाइम दे देंगे। जी बाबा। क्यों रे सकूर, तेरे को समझाया ना कि बार बार फोन मत लगा के परेशान किया कर। शाम को 4 बजे लेके आ जाया कर मीट मटन तेरा जो भी है वो। अभी ग्राहक आए हैं, चल फोन रख। वत्स, हमने तुम्हारी सारी बातें सुनी और इस समस्या में तुम्हारी जो भी पूजा पाठ में सामग्री लगेगी वो हमारे मंजन बाबा आपको पूरी जानकारी देंगे। तो प्रेम से चर्चा कर ली। बालक बालक पनीर बालक अनक निरंजन दात में मंजन। बालक, मंजन बाबा के पास तुम्हारी हर समस्या का उपाय है, चलो आओ। बालक, जैसे कि हमारे बिलायती बाबा ने बताया था कि सारी सामग्री की व्यवस्था तुम्हें मंजन बाबा करके देंगे। सारी सामग्री की व्यवस्था बिलायती बाबा और हम दोनों मिलकर कर लेंगे। बस तुम दान राशि हमें फोन पे कर दीजिएगा। अरे कहाँ ले आया, मेरे को तो दोनों के दोनों बाबा फर्जी दिखते हैं। बाबा आप कल बावड़ी चलिए और इसके सपनों का निराकरण कीजिए। बाबा आपने जो राशि बोली थी इसने फोन पे कर दी। बाबा ये वही बावड़ी है जो मेरे सपनों में आती है। मैं बादल बन जाऊं तुम भी बारिश बन जाना, जो कम पड़ जाए सांसें तुम। हेलो, अच्छा कौन, मंजन बाबा? तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है मंजन बाबा, हम सब संभाल लेंगे। हाँ बिल्कुल, आप निश्चिंत रहो, ठीक है? चलो ठीक। ये मंजन बाबा भी फालतू में परेशान हो रहे हैं। भूत भगाना तो मिर्ची और नींबू काटने जैसा है। ऐसे काटा और इसको ऐसे लगाया और भूत भागा। क्या समझते हो मेरे को यार? बाबा मेरे सपनों का निराकरण तो हो जाएगा ना? क्यों नहीं होगा बच्चा, अब तुम हमारे पास आए हो और हमें कौन नहीं जानता, किसी से भी पूछ लो हमारी महिमा के बारे में। तुम 5 मिनट खड़े रहो, मैं अभी तुम्हारे सपनों का निवारण करके आता हूँ। तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो, तुम भी मारोगे, कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। हम ऐसे पागलों की बातों पर भरोसा नहीं करते, हमें अपने आप पर विश्वास है। दुनिया में भूत वूत तो कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता। भूत क्या होता है? इन बेवकूफों की वजह से ही हमारी जेबें हरी रहती है। अच्छा हुआ उस मंजन बाबा को नहीं लाया, वरना वो भी आधा हिस्सा ले जाता। मुझे तो मेरी जेब हरी करनी थी।
मैं कभी किसी से पैसे नहीं लूँगा। हाँ, मैं बहुत लालची था, मैंने बहुत लोगों के पैसे खाए, लेकिन अब नहीं। मैं समझ गया दुनिया में भूत होते हैं। मंजन बाबा की डालो, मंजन बाबा। बहुत देर हो गई है, अभी विलायती बाबा आए नहीं हैं अभी तक। मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। अरे विशाल, तुम कोई फोन वगैरह कुछ नहीं करा? जानकर भी अनजान बन रहे हो दादाजी, और आपको क्या बताऊं यहाँ पर आने का कारण। शुरुआत कहाँ से करूं, सपने से या अरुण की मौत से? नींद से क्या सिकवा करूं जो आती नहीं रात भर। कसूर तो उस चेहरे का है जो सोने नहीं देता। ये क्या पहले बुझा रहे हो, सीधे सीधे बोलो। क्यों दादाजी, क्यों? मुझे आपने वो जो बचपन का सपना था वो क्यों नहीं बताया दादाजी? काश आप मुझे सपने के बारे में बता देते। विशाल, मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर को हुआ क्या? दादाजी, कब तक छुपाओगे आप सपने का रहस्य? आप तो साफ साफ बता दो। क्यों बेटा, क्या हुआ? वो हो गया जो होना नहीं था। वही जगह जो मैं सपने में देखता था, आज मैंने वो देख ली। ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ दादाजी, अपने गांव के पास जो बावड़ी है सारंगगढ़ के पास, हम वहीं से आ रहे हैं। कहा दादाजी, अब पहले बता देते तो आज हमारे दोस्त हम अरुण को नहीं छोड़ते। ये अरुण कौन है? मैं बताता हूँ दादाजी अरुण कौन है। एक मेरा दोस्त अरुण भी था हमारे साथ, और रास्ते में पुरानी हवेली की पुरानी बावड़ी भी दिखी। क्या बॉडी बॉडी खड़ा करता है तू, डरता है इतना? अभी देखना पूरी बॉडी घूम के आता हूँ, तुम्हें खड़ना है, चिल्ला मत, है रुकना आता हूँ अभी मैं। क्या नाम है क्या हुआ? अंदर?
एक बार तो बच गए, अब नहीं बचोगे। हट जा पागल, फिर से आ गया तू। अंदर जाने दे मेरे को। इस बार तो मरेगा, तेरा दोस्त इस बार मरेगा। अरे यार, यह आदमी शायद सही बोल रहा है। अपने ईगो के कारण विलायती बाबा भी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और अरुण भी अपने ईगो के कारण इस बावड़ी में चला गया है। भगवान न करे इसके साथ भी कुछ दुर्घटना न हो जाए। क्या है इस बावड़ी में? विशाल बेवजह डरता रहता है। हे भगवान! अरे अजीब घटनाएं घट रही यहाँ पर, कुछ न कुछ तो है यहाँ पर। मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बावड़ी के बाहर जाने में ही फायदा है। यहां से निकलने में ही फायदा है। हे भगवान भूत! हाँ, भगवान भूत! अरुण तो अभी तक आया ही नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा। अरुण भी अपनी मनमानी करता है यार। मैंने बोला था कि दादा के घर चलो और ये बावड़ी के पीछे पड़ गया है। मैं तो यही चाहता हूँ कि हम दोनों सही सलामत सारंगढ़ पहुँच जाएं। शायद पूरी हवेली क्रॉस करके बावड़ी तक पहुँच ही गया होगा। अरुण! अरुण! बेटा
घर चलना है अरुण, अरुण। हेलो रोबिन, तू जल्दी आया बावड़ी पे। अरुण की मौत के जिम्मेदार अगर मुझे ठहराते हो तो हाँ हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। जिम्मेदार ठहराने से पहले वो बात तो सुन लो जो आज तक मैंने तुम्हें नहीं बताई है। ये उस समय की बात है जब तुम्हारे पिताजी जिंदा थे। वो उस दिन बावड़ी के रास्ते से ही जा रहे थे। हाँ विशाल, हाँ बेटा। अरे मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ बेटा, चिंता क्यों करते हो? हाँ हाँ, ओके बेटा, बाय। ये क्या बदतमीजी हुई? यहाँ से हटिए आप। सेवा करने का मौका नहीं दोगे क्या? ये क्या बदतमीजी हुई? हटो यहाँ से। बदतमीजी? रमन राघव, इनकी इज्जत करें क्या? भाई बाप, खुराक पानी खिलानी पड़ेगी। आप बोलो तो सेवा कर दें। रमन राघव, बताओ तो अपना इनको इज्जत करने का तरीका। पहली गलती तो तुमने रास्ता रोक कर की और दूसरी गलती ये हाथ पकड़ कर की। तीसरी गलती मत करना, नहीं तो इतनी मार मारूंगा कि दर्द को भी पता नहीं चलेगा कि कहां से निकलूंगा। चल आजा बेटा, तू भी, तुझे भी देख लेता हूँ। बाप को बेटा, चलो आजा बेटा। तेरी तो आज तेरा खेल खत्म। नहीं! अरे इसकी तो नाड़ी भी नहीं चल रही। हे भगवान, मुझसे ये क्या पाप हो गया? अरे इसकी तो धड़कनें भी नहीं चल रही है और ना ही सांसें चल रही है। अरे भगवान, ये तो मर गया। इसके मर जाने से तो अब मैं बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगा। अगर किसी ने मुझे इस हालत में देख लिया तो मैं बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं इस मर्डर केस में फंसना नहीं चाहता। किसी भी तरीके से मुझे यहाँ से बचना होगा। सुनील सोच, सुनील सोच, तुझे ही कुछ करना होगा। इस लाश को ठिकाने लगाना ही होगा। ऐसी सुनसान जगह पर
अभी तक किसी ने मुझे नहीं देखा। तब तक मैं ही कुछ बंदोबस्त करता हूँ और इस लाश को ठिकाने लगाता हूँ। जल्दी से इसे मैं बोरे में भरकर पुरानी हवेली की पुरानी बावड़ी में छुपा के आ जाता हूँ। इसकी लाश के साथ इस तलवार को भी मैं बोरे में भर देता हूँ ताकि कोई सबूत ना छूटे। जब तक रोड सुनसान है तब तक मैं इसकी बॉडी को ठिकाने लगा देता हूँ। बावड़ी के बहुत अंदर आ गया हूँ मैं। यहाँ तो कोई भी इंसान कभी भी नहीं आएगा। यही सही जगह है लाश को छुपाने की। मैं इसे जल्दी से छुपाकर पुरानी बावड़ी से निकल जाता हूँ। यही सही मौका है, निकल लेता हूँ इस पुरानी बावड़ी से। बेटा सुनील, क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रहे हो? बताता हूँ पापा। बेटा विशाल, आप अंदर जाओ, मुझे तुम्हारे दादाजी से कुछ ज़रूरी बातें करनी है। पिताजी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बेटा सुनील, मुझे बताओ आखिर वो क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्या घटना घटी है? मुझे बताओ क्या हुआ। मेरे हाथों एक खून हो गया है। खून? ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ पापा, बताता हूँ। सुनील, तुमने ये खून नहीं किया, अपने आप को साकाल से बचाया है। अपने आप को बचाने में इसको खून नहीं बोलते। बेटा, अपने आप को दोषी नहीं समझना तुमने। जो हुआ सो हुआ बेटा, उसे भूल जाओ। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। ये बात है बेटा, इसका जिक्र किसी से नहीं करना और विशाल को भी नहीं बताना। हाँ बाबा। बेटा, नहा लो और खाना खा लो। पापा मेरे को वो वाली बावड़ी देखनी है। नहीं नहीं नहीं, मेरे को वाली बावड़ी दिखाओ। नहीं, मेरे को देखनी है वो बावड़ी, दिखाओ। बेटा, तेरे को मैं जयपुर का किला दिखाने ले जा रहा हूँ और तू ये पुरानी खंडर को देखने के लिए तरस रहा है। अपन चलते हैं ना वहाँ पे। नहीं पापा, मेरे को जयपुर का किला नहीं देखना, मेरे को यही बावड़ी देखना है। नहीं नहीं नहीं, मेरे को यही वाली बावड़ी दिखना है। मेरे को दिखाओ यही वाली बावड़ी। ठीक है बेटा, मैं तो तेरे को वहाँ जयपुर का किला बताने ले जा रहा था, लेकिन तेरी यही जिद है तो ठीक है, हम यही देख के वापस जाएंगे। ये पुरानी बावड़ी देख के वापस जाएंगे, ठीक है? फिर जिद मत करना है।
कौन हो तुम? यहाँ तक तो आ गए, नीचे बावड़ी में मत जाना। बावड़ी में कुछ न कुछ अनहोनी होने की आशंका है। पापा भगा इनको। तुम यहाँ से जाओ, हम ऐसी फालतू बातों में विश्वास नहीं करते। तुम्हारा सिर पे खाल दिख रहा है, तुम नहीं बचोगे। पापा पापा ये बावड़ी बहुत भयानक लग रही, मेरे को डर लग रहा पापा। बेटा, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि इस खंडर में नहीं आना, फिर तूने ही जिद करी ना। बेटा ये क्या हो गया तुम्हें? किसने मारा? ये क्या हो गया? खून क्यों निकल रहा?
है? तुम्हारे पापा सुनील कहाँ गए बेटा? बताओ, बताओ मुझे, कहाँ गए? कहाँ गए सुनील? बोलो, क्या हुआ? बोलो। बावड़ी के शैतान ने पापा को मार दिया। क्या? मेरे को क्या हुआ? वो शैतान ने पापा को मार दिया। नहीं बेटा, नहीं, नहीं बेटा, मत रो बेटा, मत रो। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि विशाल बहुत डरा हुआ है। उस शैतान ने जिस तरीके से सुनील को मारा है, विशाल उससे आसानी से भूल नहीं सकता। विशाल को बावड़ी की घटना भुलानी पड़ेगी, उसके आसपास का वातावरण बदलना पड़ेगा। क्यों ना मैं अपने छोटे बेटे सरवण के पास जयपुर भिजवा दूं। मुझे जल्दी ही सरवण को फ़ोन करना चाहिए और यहाँ सारंगगढ़ बुलाना चाहिए। मैं अपने पोते विशाल को ऐसा देख नहीं सकता। हाँ बेटा सरवण, अंकल के साथ मेरे को नहीं जाना चाहता जी, मेरे को आपके साथ रहना है। बेटा तुम्हारे अंकल अच्छे से पढ़ाएंगे, तुम्हें अच्छे से रखेंगे, क्योंकि तुम्हारे पिताजी भी नहीं रहे। अब मैं भी अकेला पड़ गया हूँ। सरवण, विशाल का ध्यान रखना बेटा। ओके पापा। दादाजी मुझे आप पहले बता देते दादाजी, मुझे आप पहले बता देते, मैं आपको गलत समझ रहा था दादाजी। बेटा तुमने वो बचपने में बावड़ी का दृश्य देख लिया था, इसीलिए बताना नहीं चाहता था। मैं उस दृश्य को देखकर बहुत तुम डर चुके थे बेटा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था बेटा, इसीलिए मैंने तुम्हारे अंकल के पास पहुंचा दिया था। मत रो बेटा, मत रो। दादाजी जो मेरे को सपना आता था, वो मेरे सपने में जो मेरे से मदद मांगते थे, वो क्या मेरे पिताजी हैं? मेरे सपने की गुत्थी आज सुलझी है। हाँ बेटा, वो तुम्हारे पिताजी हैं। दादाजी मुझे मेरे पिताजी की आत्मा को शांति दिलानी पड़ेगी। मैं उस शैतान से मेरे पिताजी की आत्मा को शांति दिला कर रहूंगा दादाजी।
उस शैतान से मेरे पिताजी की आत्मा को शांति दिला कर रहूंगा दादाजी। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उस शैतानी आत्मा से मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मैं ही दिला कर रहूंगा। हाँ अजय, अजय कुछ प्रॉब्लम में हूँ यार। वो तेरे कौन से बाबा हैं वो महेश्वर वाले, अपन को उनके पास चलना है क्या? काशीपुरम चले गए? हाँ विशाल, आ गया है तू? चल ठीक है, मैं आ रहा हूँ तुझे लेने। मैं रोबिन के पास गया था, रोबिन मुझे एक बाबा के पास ले गया, उसने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। मैंने उसे बहुत बोला कि मुझे अजय के पास जाने दे, अजय के पास जाने दे, पर उसने मुझे जाने ही नहीं दिया। उन सपनों ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। तूने मुझे बताया था कि बाबा ने तेरी भी मदद की थी। हाँ, एक बाबा है, बाबा सिद्धेश्वर। उन्होंने न केवल मेरी मदद की, बल्कि उन्होंने उस बावड़ी को भी उस शैतान से मुक्ति दिलाई थी। अच्छा हो तुम मेरे पास आ गए। तुम्हें इस समस्या से केवल सिद्धेश्वर बाबा ही बचा सकते हैं। उन्होंने पहले भी हमारी मदद की थी और उन्होंने ही उस बावड़ी को उस आत्मा से मुक्ति दिलाई थी। आई थिंक वी मस्ट गो देयर। लेट्स गो नाउ। जी बाबा, आपने जो मुझे उपाय बताया वो मैं करता हूँ। और अजय कैसे हो? जी गुरुजी, मैं ठीक हूँ। और वैभव कैसे हैं? बढ़िया हैं? वो भी ठीक है। अजय, ये आपके मित्र होंगे, क्या नाम है इनका? गुरुजी, ये मेरे मित्र हैं विशाल। प्रणाम गुरुजी, मैं सारंगगढ़ से आया हूँ। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ा हूँ, निराकरण कीजिए गुरुजी। हाँ अवश्य विशाल, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा।
अपने दोनों हाथ आगे करो। तुम्हारे हाथों की जीवन रेखा और तुम्हारे मस्तिष्क पटल पर जब मैंने हाथ रखा तो मुझे आभास हुआ कि बचपन की कुछ ऐसी घटनाएं जो तुम्हारे साथ हुई थी वो तुम्हें अब भी परेशान कर रही है। क्या ये बात सही है? हाँ गुरुजी, मुझे मेरे पिता की आत्मा के सपने आ रहे हैं। कोई बुरी आत्मा है जो मेरे पिता की आत्मा को सता रही है। कृपया करके गुरुजी कुछ मार्गदर्शन बताओ। तुमने मुझे जो भी बताया उस बात से तो बस यही समझ में आता है, जब वो शैतान मनुष्य शरीर में था तब भी उतना ही आतंकी था। तुम्हारे पिता की आत्मा आज भी उस बावड़ी में फंसी हुई है। वो शैतान उन्हें मुक्त कर ही नहीं रहा है और उस शैतान की मुक्ति तुमसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसने अपना बदला पूरा कर लिया है। जिस तरीके से तुम्हारे पिताजी सुनील ने उन्हें जब मनुष्य योनि में था तब मारकर उस बावड़ी में छुपा दिया और उस शैतान ने अपना बदला उनसे ले लिया और उनका भी खात्मा कर दिया, तो उसका शैतान का बदला तो वहीं पूरा हो गया। उस शैतान की कुछ और भी अधूरी इच्छा है, उसके खत्म होने का कुछ और भी रास्ता है। वो रास्ता तुमसे होकर नहीं जा रहा है, तुमसे तो बस मुझे एक माध्यम मिल गया है, वो तलवार। जब मैंने तुम्हारे मस्तिष्क पटल पर हाथ रखा तो एक तलवार का धुंधला आभास मुझे हुआ जो उस बावड़ी में दिखाई दे रही है। हो न हो उस शैतान की मुक्ति उस तलवार से ही हो। तुम बस एक जरिया हो, पर हमें उस बावड़ी में जाना होगा। पर उसकी मुक्ति तुमसे नहीं है, उसका रास्ता तो मुझे उस बावड़ी में जाकर ही पता चला। हवन की अग्नि के द्वारा जब मैं उस बावड़ी को छूऊंगा तभी मुझे उसका सही रास्ते पता चलेगा, तभी मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगा। मुझे उस बावड़ी में जाना होगा। यहाँ हमारा काम दोगुना है। पहले तो तुम्हारे पिता की आत्मा की मुक्ति और उस शैतान को भी उस बावड़ी से मुक्त करना होगा, क्योंकि ये शैतान यदि बावड़ी नहीं छोड़ेगा तो कई बेगुनाह लोगों के कत्ल करेगा। तो क्यों ना सबसे पहले हम उस शैतान को उस बावड़ी से मुक्त करें, और यदि हमने शैतान को बावड़ी से मुक्त किया तो तुम्हारे पिता की मुक्ति अपने आप हो जाएगी। उपाय तो है मेरे पास। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी रक्षा कवच बांध दूं, पर वो शैतान बहुत ही खुकार है। उसके लिए कुछ नया उपाय सोचना होगा। हमें कोई नई विद्या, तंत्र विद्या का उपयोग करना होगा। हमें उस बावड़ी में जाना होगा और हमें तंत्र विद्या का उपयोग करना होगा। ये तंत्र विद्या थोड़ी अलग है। गुरुजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इतना कुछ सुनने के बाद मेरे अंदर एक अलग ही प्रकार की जिज्ञासा जागृत हो चुकी है। मैं जानना चाहता हूँ कि जब वो समस्या विशाल से संबंधित नहीं है तो फिर वह समस्या किससे संबंधित हो सकती है। माना कि वह काला साया विशाल के ऊपर है, वह काला साया मेरे ऊपर तो नहीं है, तो मैं तो आपके साथ चल ही सकता हूँ। इसीलिए गुरुजी, मैं आपसे बिल्कुल यह विनती करना चाहूँगा कि मुझे भी वहाँ पर ले चलिए, ताकि मेरी भी जिज्ञासा शांत हो सके। विशाल, तुम्हारे ऊपर तो उस शैतान का काला साया है, तो तुम्हें तो मैं अनुमति नहीं दे सकता उस बावड़ी में जाने की। पर अजय के ऊपर तो काला साया है ही नहीं,
अजय ठीक ही कह रहा है, उसे ले जाया जा सकता है। ऐसे में एक से भले दो हो जाएंगे। तुम चल सकते हो मेरे साथ। उस आत्मा से उस बावड़ी को मुक्ति दिलवाना और तुम्हारे पिता को मुक्ति दिलवाना कठिन तो है, पर इतना भी कठिन नहीं है। बावड़ी में मत। बाबा जी की जय हो। बाबा, मेरा नाम रघुनाथ है। बाबा, अभी तक जो भी बावड़ी में आया है, मैंने कभी भी किसी को अंदर जाने नहीं दिया। कितने ही लोगों ने मुझे पागल समझा, सभी ने मेरी बात को अनसुनी कर दी। बाबा, ये कौन है? क्या कर रहे हो यहाँ पे बावड़ी पर? बाबा, उस शैतान ने मेरे बेटे को भी मार दिया। बाबा, मुझे लगता है कि आप ही उस शैतान को इस बावड़ी से मुक्त करवा सकते हो। बाबा, आज दिन तक मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। बाबा, आप ही इस बावड़ी को मुक्त कर सकते हो। अजय, 2 मिनट से संभालिए। आपके दोनों हाथ मुझे दीजिए। ये कारण है उस बावड़ी के शैतान का। मैंने कहा था ना अजय, उस शैतान की मुक्ति का रहस्य हमें बावड़ी में ही पता चलेगा। तो यही वो शख्स है जो उस बावड़ी को शैतान से मुक्ति दिलाएंगे। बाबा, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। रघुनाथ जी, मुझे आपकी आवश्यकता होगी इस बावड़ी को उस शैतान से मुक्ति करवाने के लिए, और आपने भी आपकी सहमति हमें दे दी है। इससे और बढ़िया क्या हो सकता है। तो चलिए आज उस बावड़ी में उस शैतान का अंत कर दें। अजय, रघुनाथ जी और हम आपका इंतजार करते हैं। आप जब तक हवन की सामग्री की व्यवस्था कीजिए। जाइए। रघुनाथ जी, आप यहाँ पे विश्राम कीजिए।
बावड़ी की दीवारों को जब मैंने स्पर्श किया और जब मैंने आश्रम में विशाल को स्पर्श किया, तब एक ही बात मेरे सामने आई। जैसे मैंने आश्रम में कहा था, विशाल के पिताजी सुनील ने उस शैतान को मारा, उस शैतान ने विशाल के पिताजी सुनील को मारा, उनका बदला तो वहीं खत्म हो गया। पर हमारे जो रघुनाथ जी हैं, इनके बेटे की जो जान गई है, उसका बदला अधूरा है। यदि यहां पर जो तलवार है उसे अगर ढूंढ लिया जाए और रघुनाथ जी के हाथ से अगर विसर्जित की जाए इस बावड़ी में, तो उस शैतान को मुक्ति मिलेगी और साथ ही विशाल के पिताजी सुनील भी उसके गिरफ्त से आजाद हो जाएंगे। इस बावड़ी में जो प्रथम खून हुआ था वो रघुनाथ जी के बेटे का खून था। इनका बदला भी अधूरा है। यदि इस बावड़ी में हम उस तलवार को ढूंढें और इनके हाथों से इस हवन की अग्नि में स्पर्श करवाकर यदि हम बावड़ी के पानी में विसर्जित करें, तो जरूर उस शैतान का खात्मा होगा और साथ ही विशाल के पिताजी की आत्मा को भी मुक्ति मिलेगी। हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और उस तलवार को ढूंढना चाहिए। तो कहीं न कहीं वो तलवार इस बावड़ी में है। रघुनाथ जी, हमें उस तलवार को ढूंढना होगा। अजय, मेरे साथ उस तलवार को ढूंढने में हमारी मदद करो। चलिए। बाबा जी, मिल गई तलवार। हाँ, ये वही तलवार है। जब मैंने इस बावड़ी को स्पर्श किया था और विशाल के मस्तक को स्पर्श किया था, तब यही तलवार मुझे दिखाई दी थी। वो शैतान आए और अपना हवन भंग करे, उसके पहले हम इस तलवार को बावड़ी के पानी में डाल देते हैं। चलो आइए, समय बर्बाद ना कीजिए। जब तक ये तलवार इस पीले कपड़े में रहेगी, वो शैतान हम पर कभी भारी नहीं हो सकता। रघुनाथ जी, इस ज्वाला से इस तलवार को स्पर्श करवा दीजिए। हाथ जोड़कर नमन कर दीजिए। जाइए, आप इसे बावड़ी में विसर्जित कर दीजिए।
रघुनाथ जी तलवार को पानी में फेंको। रघुनाथ जी जल्दी करो। शैतान गया। रघुनाथ जी, जिस दिन का इंतजार आपको बरसों से था, आज वो पूरा हुआ। अजय, आज हमने इस बावड़ी को भी उस शैतान से मुक्त कर दिया। बिल्कुल गुरुजी। I'll